हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं संधारित्र। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे विद्युत विभव। विभव के बाद हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। यहाँ हम लोग किसी चालक में आवेश के वितरण व पुनः वितरण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में एक डे टू डे लाइफ का डिवाइस डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र को हम इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, बट जनरली हम लोग उसे कंडेंसर के नाम से जानते हैं। अगर तुम्हारे घर पुराने पंखे की स्पीड कम हो गई हो तो हम लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे चेंज कर देता है इलेक्ट्रिशियन, और जब उसे वो चेंज कर देता है, एक बेलनाकार सा डिवाइस होता है, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो बोलता है कि कंडेंसर चेंज कर देंगे। जब वो कंडेंसर चेंज हो जाता है तो उसके बाद फैन की स्पीड बढ़ जाती है। वो कैसा होगा, इसे भी हम लोग आगे एक चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, उसकी धारिता के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। वैसे इस चैप्टर को हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्थितिज ऊर्जा। अब बेटा तुम्हें पता होगा स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति विशेष के कारण निहित ऊर्जा की मात्रा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह परिभाषा तुमने पढ़ी होगी। अब अगर हम लोग स्थितिज ऊर्जा को सही तरीके से परिभाषित करें तो क्या परिभाषित कर सकते हैं। जब हम किसी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, किसी निकाय पर जब हम किसी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो निकाय के अंदर एक ऊर्जा संचित हो जाती है। इस ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी मान लेते हैं कि एक फ्लोर है। अब इस फ्लोर में एक पत्थर है, कुछ इस तरह से 20-22 किलो का पत्थर सोच लो, और तुम यहां खड़े हो और इस पत्थर को उठा रहे हो। अब सपोज कि तुम पत्थर को बिंदु ए से, जो यहां पर है, ऊपर उठा लेते हो बिंदु बी तक। अब बताओ इस पत्थर के अंदर क्या आ जाएगी। पत्थर के अंदर आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। पत्थर के अंदर क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। अब सोचो वो ऊर्जा आई कहां से। इस पत्थर पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जब हम इसे नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं तो इसके अंदर आ गई ऊर्जा। अब गलती से इतना उठाए पत्थर और वो छूट गया तो, टांग में गिर गया तो टांग तो सूज जाएगा। अच्छा, टांग सूजा क्यों? क्योंकि पत्थर वेग से आकर के टांग से टकराया, वो उसके पास गतिज ऊर्जा थी। गतिज ऊर्जा आई कहां से, स्थितिज ऊर्जा से परिवर्तित होकर गतिज ऊर्जा आई। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य यहां गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जिसे तुम 11th में पढ़ चुके हो। एक और टॉपिक डिस्कस करें। अभी इसे डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। उसको कोई चीज पसंद नहीं भाई, तुम कुछ भी करो वो विरोध करेगा। अब अगर तुम उसको अंदर की ओर ढकेलो वो विरोध करेगा, तुम उसे बाहर की ओर खींचो तो विरोध करेगा। अभी मान लेते हैं हम उसे बिंदु ए से बिंदु बी तक ढकेलते हैं अंदर की ओर। जब हम इसे अंदर की ओर ढकेलेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, बल लगाएगा। कौन सा बल भाई, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऐसी ऊर्जा तुम वो छोटे छोटे खिलौने होते हैं जानते होगे, वो बड़े लाल वाले डॉट वाले बंदूक होते हैं, उसको तुम इस तरह दबाते हो तो फिर गोली फंस जाती है, फिर जब अपन ट्रिगर खींचते हैं तो गोली एकदम सटाक से निकलती है ना। ऐसा वाला बंदूक लगभग सभी लोग खेले होंगे, है ना। उसके अंदर जो ऊर्जा है वो स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा है, जो बाद में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है गोली के रूप में। ठीक है, तो यहाँ स्प्रिंग बल और यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों के दोनों संरक्षी बल हैं। अगर तुम संरक्षी बल को याद करो किसे कहते हैं, तो एक ऐसा बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य
तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता, ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल। तो स्प्रिंग बल या गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल के उदाहरण हैं और इनके विरुद्ध किया गया कार्य निकाय के अंदर ऊर्जा डाल देता है, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु A है जिस पर Q चार्ज है। अब ये चार्ज मान लेते हैं कि एक भारी भरकम वस्तु पर है। सोचो कि 10-12 किलो की वस्तु है, उसको हम लोगों ने प्लस Q चार्ज दे दिया और वह अपने मास के कारण किस में है? रेस्ट में है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, सपोज प्लस Q, छोटा q है। अब जब हम लोग इसको इसकी तरफ लाएंगे तो हमें क्या पता है? सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब ये आवेश इसको ढकेलेगा, किधर ढकेलेगा? इस तरफ। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स से ढकेलेगा। जब हम इसके विरुद्ध इसको इस तरफ लेकर के आएंगे, यहां से इस तरफ, तो ये क्या करेगा? कार्य करेगा, उसको ढकेलेगा। उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो निकाय के अंदर जो किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसे हम कहेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे इसे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लग रहा है? उस तरफ। अगर हम लोग इधर विस्थापित करें, विस्थापन इस तरफ करें, तो विस्थापन की दिशा इस तरफ है, बल की दिशा उस तरफ है। बीच का एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री। बीच का एंगल कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा बेटा, W बराबर होता क्या है? F इंटू एस कॉस थीटा। F इंटू एस क्या होता है? कॉस थीटा। फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लें, Fe, तो Fe इंटू एस इंटू कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 180 डिग्री। अब कॉस 180 का वैल्यू कितना होगा? -1। तो स्थितिज ऊर्जा यहां हम लिख लेंगे Fe इंटू एस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यहाँ अगर हम चाहें तो एक्सटर्नल फोर्स भी इनपुट कर सकते हैं। सपोज कि एक बाह्य बल लगाया हम लोगों ने और उसकी दिशा कुछ इस तरह है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स से रिप्रेजेंट करूं तो एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है। तो हम यहां पर F एक्सटर्नल को लिख सकते हैं -F इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हो, ठीक है, तो उस केस में -Fe की जगह हम इसी को F एक्सटर्नल इंटू एस लिख सकते हैं। अगर बाह्य बल हम लोगों को दिया गया है तो किसी भी स्थिति में हम लोग निकाल सकते हैं क्या? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने समझ लिया कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा आती कैसे है, क्यों आती है? क्योंकि विद्युत बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल के विरुद्ध जब हम किसी आवेश को विस्थापित करते हैं तो निकाय के अंदर ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसका परिमाण -Fe इंटू एस या F एक्सटर्नल इंटू एस के बराबर होता है। बेटा, अब हम लोग किसी आवेश निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि एक बिंदु O है जिस पर +Q आवेश है, या हम लोग इसको Q1 भी ले सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग लिया रहता है, मैं Q ले रहा हूं, जिस पर +Q आवेश है। इससे R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या? P। इस पर हम लोग एक +Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं, वहां रखे हुए हैं। अब हमें इस निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। अब इसके लिए हम क्या सोचते हैं कि यहां से अनंत दूरी पर एक बिंदु Pn है। कितनी दूरी पर है? अनंत दूरी पर है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट किसको बोलेंगे? तो एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पर इस वाले आवेश की पहुंच नहीं है, मतलब इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब अगर इस बाहर पे हम लोग इस बिंदु को रखेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो कोई बल ही नहीं लगाएगा। अब अगर बाहर से और दूर ले जाएं
तो कोई बल ही नहीं लगाएगा। दूर से बाहर तक लेके आए तो कोई भी बल नहीं लगेगा। बट जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज ये वाला वो पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है, इसके अंदर लाएंगे तो ये उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब इसके लिए हम लोग बिंदु O से x दूरी पर यहां एक बिंदु ले लेते हैं P डैश, एक बिंदु ले लेते हैं P डैश, और मान लेते हैं कि ये जो Q0 आवेश है वो यहां पर स्थित है। ठीक है, तो बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P डैश पर उपस्थित Q0 आवेश पर लगने वाला बल अगर निकालें, क्या निकालना है, बिंदु O पर स्थित Q आवेश के कारण बिंदु P डैश पर स्थित Q0 आवेश पर आरोपित बल। बेटा बल, कूलाम बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यदि माध्यम का पराविद्युतांक कितना हो, K हो, Q इंटू Q0 अपॉन डिस्टेंस कितना है, O से P डैश का डिस्टेंस है x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब बिंदु P डैश से हम आवेश को एक जरा सा डिस्टेंस, कितना बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx विस्थापित करते हैं इस तरफ। तो बिंदु आवेश किसको बेटा, Q0 को अल्प दूरी dx विस्थापित करने पर किया गया अल्प कार्य। अगर हम इस अल्प कार्य की गणना करें, क्या होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो dw इज इक्वल टू होगा F इंटू dx विस्थापन है, और साथ में क्या लगाना पड़ता है, cos थीटा। देखो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, है ना, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है। विस्थापन करेंगे इधर, बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, तो यहाँ पे डॉट कॉस क्या लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सबको पता, -1। अब ये वैल्यू रख देंगे, dw इज इक्वल टू हो जाएगा -f इंटू dx। चलो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। बट इस छोटे मोटे काम से तो हमको फर्क नहीं पड़ना, हमको क्या करना है, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, क्योंकि जो भी कार्य हम करेंगे वो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, इसका मतलब हमें अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो अब अतः अनंत से बिंदु P तक Q0 आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। अब बेटा अगर हम लोगों को कुल कार्य निकालना है, छुटकू वाला कार्य तो निकाल चुके हैं dw, कुल कार्य निकालना है, w इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब हम इस वैल्यू को अगर रख दें, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw है, dw का मैग्नीट्यूड रखते हैं F इंटू dx, वो भी नेगेटिव में। बेटा लिमिट लगा सकते हैं, x का मान क्या है, Pn से शुरू करना है, तो वहां पर क्या लिख लेंगे, अनंत। अनंत दूरी से कहां तक लाना है भाई, P तक लाना है, तो R, यहां क्या लिखेंगे हम, R।
ठीक है। अनंत दूरी पर स्थित क्यू नॉट आवेश को r दूरी पर स्थित बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। अब f का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग वहां रख देते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल ले रहा हूं बेटा, इन्फिनिटी टू r, f का मैग्नीट्यूड का क्या है, समीकरण 1 में देखो क्या लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा, जो जो कांस्टेंट है समाकलन से बाहर निकाल दो उनको। समाकलन के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसको बाहर निकाल दें तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन्फिनिटी टू r। चलो 1/x स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या लिखेंगे, x टू दी पावर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, x टू दी पावर माइनस 2 इंटू हो गया dx। अब हम यहाँ x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n होता क्या है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिंपल रख देते हैं q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, लिमिट लगा दो भाई इन्फिनिटी टू r। अब q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हाँ माइनस भूल गया हूँ। अच्छा, ये माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 बाहर निकालें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा माइनस 1, x टू दी पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/x। चलो भाई इन्फिनिटी टू r, q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चलो भाई लिमिट रख देते हैं, पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट क्या रखेंगे r, फिर लोअर लिमिट क्या रखेंगे इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी होता है 0, रख देंगे q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r। ये आया किया गया कुल कार्य। चूंकि स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है, W के बराबर होता है, तो U इज इक्वल टू हम लोग W लिख सकते हैं। W का वैल्यू रख देते हैं, फिर थोड़ा अरेंज करके रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R। अच्छा, इसका मतलब अगर हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को देखें, ये तो चलो कांस्टेंट है ना, ये R पर डिपेंड करेगा कि बीच का डिस्टेंस कितना है, और दोनों चार्ज पर डिपेंड करेगा कि उनका मैग्नीट्यूड कितना है। इस तरह से हम लोग किसी निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अभी हम लोग क्या पढ़े कि नहीं, दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। अब अगर यहाँ एक बिंदु A है, इस पर Q1 आवेश है, और यहाँ एक बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश है, और इसके लिए हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। अगर मैं इसे UAB लिख लूँ तो UAB का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो तो हम लिख सकते हैं R। अब ये तो दो आवेश के लिए है, बट अगर सिस्टम में दो से ज़्यादा आवेश हों, जैसे कि अगर कंडीशन ले लेते हैं, एक बिंदु A है, यहाँ पर एक बिंदु B, यहाँ पर एक बिंदु C है। A और B के बीच की दूरी को हम लोग RAB ले लेते हैं, B और C के बीच की दूरी को RBC ले लेते हैं, और A और C के बीच की दूरी को RAC ले लेते हैं। A पर मान लेते हैं Q1 चार्ज है, B पर Q2 चार्ज है, और C पर Q3 चार्ज है। अगर मेरे को इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ध्यान देना कि सबसे पहले इसको समझने के लिए यह समझो कि यहाँ केवल Q1 चार्ज था।
अकेले Q1 चार्ज को अगर इनफाइनाइट से मैं यहाँ लेके आता हूँ, यहाँ कोई दूसरा चार्ज नहीं होता, तो कोई स्थिर वैद्युत बल नहीं लगेगा, तो उसके कारण अकेले Q1 को लाने में कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं आएगी। पर Q1 को अगर मैं रेस्ट में रख दूं और उसके बाद मैं Q2 को लेकर के आऊँ अनंत से, तो Q1 और Q2 दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके विरुद्ध हमको चार्ज को लाने में कार्य करना पड़ेगा और उसके कारण स्थितिज ऊर्जा आएगी। बट अगर मैं उसके बाद Q3 को लेके आऊँ तो Q1 और Q2 दोनों ही उसे प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और उसके कारण भी स्थितिज ऊर्जा आएगी। इस कंडीशन में अगर हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करें, वो होगा UAB प्लस UBC प्लस UCA। ठीक है, UAB का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4πε0K। ध्यान से देखें, A पर कितना चार्ज है Q1 और B पर कितना चार्ज है Q2, तो Q1 इंटू Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है RAB, ऐसा लिखेंगे। प्लस UBC कितना होगा 1/4πε0K। B पर कितना चार्ज है Q2, C पर कितना चार्ज है Q3 और B और C के बीच का डिस्टेंस क्या है RBC। और यहाँ पर तीसरा अगर UCA निकालें, C और A, तो कांस्टेंट पहले रख देते हैं 1/4πε0K। ठीक है, C पर कितना चार्ज है Q3, A पर कितना चार्ज है Q1 और डिस्टेंस कितना है RAC। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग को 3 अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर हम एक और सिस्टम सोचें जिसमें 4 चार्ज हैं, कुछ इस तरह से, एक चतुर्भुज ले लो, बिंदु ले लेते हैं A, B, C और D। अगर इनमें चार्ज क्रमशः Q1, Q2, Q3 और Q4 हो, डिस्टेंस को हम लोग RAB, RBC, RCD और RDA ले लेते हैं। यहाँ पर 2 विकर्ण भी होंगे, A और C को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर हम A और C को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा RAC, और अगर B और D को जोड़ देते हैं, B और D कुछ इस तरह से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा RBD। तो अगर मेरे को यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी U का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा UAB प्लस UBC प्लस UCD प्लस UDA। ये तो चारों भुजाओं के लिए, फिर 2 विकर्णों के लिए भी होगा, वो होगा UAC और होगा UBD। अगर हम लोग किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ये पता करना चाहें कि हमें कितने पोटेंशियल एनर्जीज को जोड़ना पड़ेगा, तो उसका एक सिंपल ट्रिकी फॉर्मूला है, वो होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि अगर हम लोग पहले क्वेश्चन में देखें कि 3 अलग अलग चार्ज हैं, अगर हम लोग इसके लिए निकालना चाहें तो क्या होगा 3 इंटू 3-1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा 3 इंटू 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3। यहाँ तुम देखो कि हमें 3 पोटेंशियल एनर्जीज को जोड़ना पड़ रहा है। बट यही अगर 4 हों तो उसके लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, क्या होगा 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हम कर सकते हैं 4 इंटू 3/2, 2 2 जा, देन ये क्या होगा 6। अच्छे से देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से तुम अगर गलती से कोई छूट जाए तो उसे ध्यान रख सकते हो कि वो कितने होंगे, है ना। अगर एक पेंटागन है, एक कुछ इस तरह का, जिसमें A B C D E ऐसे हैं, और अगर हम लोग इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो क्या होगा 5 इंटू 5-1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा टोटल 10।
तो उसमें 10 पोटेंशियल एनर्जीज को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा और उस स्थिति में हम लोग किसी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। बेटा अब इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। आंकिक प्रश्न कुछ इस तरह का है कि एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं इसको हम लोग ए बी एंड सी। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पर भी जो आवेश है क्यू ए भी 2 माइक्रोकूलम है, क्यू सी भी 2 माइक्रोकूलम है और क्यू बी भी 2 माइक्रोकूलम है, ठीक। और दिया हुआ है कि इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है। हमको ये बोला है कि इस आवेश निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो दिया क्या हुआ है हमें प्रश्न में, हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है, लिखेंगे, दिया है क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू सी इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम। हम अगर इसे कूलम में कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा, सिंपल। और हमें दिया है आर ए बी जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, आर बी सी जो बी और सी के बीच का डिस्टेंस है, आर सी ए ये सब है 2 सेंटीमीटर। हम इसको 2 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट में जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस आवेश निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा की गणना करें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू कितना होगा बेटा, वो अगर 3 चार्ज हैं तो 3 इंटू 2 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 पोटेंशियल एनर्जी होंगे। वो कौन कौन से होंगे, यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए, सिंपल है, यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए। चूंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी यू का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट करें तो यू ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यू ए बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0 के क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाय आर ए बी, ऐसा ए और बी के बीच का डिस्टेंस, प्लस 1/4πε0 के लिख सकते हैं क्यू बी इंटू क्यू सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या होगा, आर बी सी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्यू सी ए रख दें 1/4πε0 के चार्ज कितना है, क्यू सी इंटू क्यू ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना होगा, आर सी ए। अच्छा, अगर हम देखें तो इन तीनों से 1/4πε0 के बाहर आ जाएगा, हम 1/4πε0 के बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या हो जाएगा, क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस क्यू बी इंटू क्यू सी अपॉन आर बी सी प्लस क्यू सी इंटू क्यू ए डिवाइडेड बाय आर सी ए। अब हम इन सब के वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9। हाँ, क्योंकि यहाँ हमें कोई मीडियम स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ है, अगर मीडियम दिया होता तो हम लोग मीडियम को रख देते, है ना। जैसे कि अगर कोई मीडियम दिया रहता पानी या कोई दूसरा शहद वहद तो उसका परावैद्युतांक दिया रहता, परावैद्युतांक के का मान रख देते। पर अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेंगे कि वहाँ वायु या निर्वात है। अगर वायु या निर्वात है तो परावैद्युतांक कितना होगा, 1। अच्छा, अब हम लोग को इन सब के तो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, हम गिवन में लिख चुके हैं, है ना। क्यू ए और क्यू बी की वैल्यूज़ कितनी हैं, 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻², ठीक है। इसी तरह से 2 इंटू 10⁻6 है, क्यू बी भी 2 इंटू 10⁻6 क्यू सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻² प्लस ये 2 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻²। पहले तो बेटा ये सेम डिजिट है, 3 बार जोड़ा गया है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो उसका सिंपली 3 इंटू कर लेते हैं, 9 इंटू 10⁹9। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, पर एक साथ करेंगे, 3 इंटू
2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी 3 2 जा क्या हो गया 6 और 9 6 जा 54 है ना, 54 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा -12 -2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। ठीक है, तो 9 + 2 हो जाएगा कितना 11 -12 11 - 12 कितना -1 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 54 इंटू 10 टू दी पावर -1 या 5.4 जूल। क्योंकि हम लोगों ने सारा कुछ SI यूनिट में सॉल्व किया। SI यूनिट में एनर्जी का जो मात्रक होता है SI पद्धति में वो कितना होता है जूल। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 5.4 जूल।